Okay, guys, from today we start with issue of debentures. Second chapter for the revision. Second chapter for the revision. Issue of what is debentures and what happens. इस बार हम debentures पूरा डिटेल में पढ़ेंगे with whatever we have studied in share capital part also. Pro rata allotment, rejection, each and everything. वो सारी चीजें अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे. What is debentures? Debentures is a long-term liability for the firm. It's an instrument by which company receive amount from the public in form of a loan. एक तरह से हम पब्लिक से लोन लेते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि हम हमारे लिए ये लायबिलिटी है, इस पे इन रिटर्न हमारे को कुछ पे करना होगा. दैट इज नोन एज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड इज ऑफ नॉमिनल नेचर. डिबेंचर्स पर्सनल अकाउंट होता है क्योंकि वो हमारे बिजनेस के लिए लायबिलिटी है. हम डिबेंचर्स जैसे हमने शेयर्स में पढ़ा था, एक शेयर की फेस वैल्यू होती है ₹10, वैसे ही एक डिबेंचर की फेस वैल्यू होती है 100 एंड इन द मल्टीपल्स ऑफ 100 एंड इन द मल्टीपल्स ऑफ 100. हम कभी भी डिबेंचर्स इशू करते हैं, हम इशू करते हैं डिबेंचर्स एट पार, एट प्रीमियम. जो डिबेंचर्स हम प्रीमियम पे इशू करते हैं, मतलब जो भी हमने प्रीमियम रिसीव किया होगा, दैट विल बी नोन एज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. और डिबेंचर्स डिस्काउंट पे भी इशू होते हैं. डिबेंचर्स डिस्काउंट पे भी इशू होते हैं. तो डिस्काउंट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस, फॉर द कंपनी. जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं, क्योंकि वो मेरी लायबिलिटी है और हम हम बिजनेसमैन क्लास है, चाहे हम कोई भी हो, हम किसी को भी पैसे देने से पहले उससे ये जरूर पूछते हैं कि भाई पैसे तू लौटाएगा कब. पैसे दे या ना दे वो एक अलग बात है, पहले ये जरूर पूछ लेंगे तू लौटाएगा कब. अब जैसे मैंने अबू से पूछा, अबू ने बोला सर आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो. मैंने कहा ठीक है मैं दे दूंगा. मैंने पूछा भाई तू लौटाएगा कब, तो इसने बोला सर मैं 1 साल में लौटा दूंगा. मैंने कहा 1 साल में तो लौटा ही नहीं सकता है, क्योंकि एक दिन के अंदर 5 घंटे तो तू जिम में ही रहता, तो पड़ेगा और काम कब करेगा. तो इसलिए फिर वो बंदा ये रियलाइज करता है कि वाकई में ये जो हमसे लोन ले रहा है वो मैं रीपे भी कर सकता है या नहीं कर सकता. और फिर अगर उसे लगता है कि हम उसे दें तो हम देंगे. जिस तरह से इशू होता है एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, रिडम्पशन भी होती है. डिबेंचर्स के पैसे को वापस करना, रीपेमेंट को रिडम्पशन कहलाता है. दैट इज रिडम्पशन. और वो रिडम्पशन एट पार होती है और एट प्रीमियम होती है. वो डिस्काउंट पे रिडम्पशन कभी भी नहीं होती. वी नेवर रिडीम आवर डिबेंचर्स एट डिस्काउंट. डिबेंचर्स जिन बंदों के पास हमारी कंपनी के डिबेंचर्स होते हैं, दे आर कॉमनली नोन एज डिबेंचर होल्डर्स. और जिस हमें पता तो होना चाहिए ना हमने इस कंपनी के डिबेंचर्स लिए, तो एक सर्टिफिकेट इशू होता है उसके लिए, दैट इज नोन एज डिबेंचर्स सर्टिफिकेट. उस डिबेंचर्स के ऊपर लिखा हुआ होता है बेकायदा नाम, जिस पर्सन के नाम पे है, उसको कितने डिबेंचर्स कंपनी ने अलॉट किए हैं, दिस और इसकी रीपेमेंट इतने दिन, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट. एक तरह से जो भी एग्रीमेंट होता है वो सारा एग्रीमेंट उसको सर्टिफिकेट बना के उसने हमारे को दे दिया, राइट. फिर बारी आती है डिबेंचर्स काइंड ऑफ में ही एक और चीज आती है, बॉन्ड्स. बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. बॉन्ड्स जो होते हैं, जो जितने रुपए का बॉन्ड होता है उतने रुपए के वो डिस्काउंट पे इशू होता है. बॉन्ड इज ऑलवेज इशूड एट डिस्काउंट. जैसे अगर 1 लाख रुपीस का बॉन्ड है तो वो 1 लाख रुपीस का बॉन्ड 10 इयर्स का था, तो आज मुझे उसके बदले में मुझे 45,000 या 46,000 रुपीस देने होंगे. वो जो 54,000 रुपीस का जो डिफरेंस है, दैट इज इंटरेस्ट. दैट इज इंटरेस्ट. तो 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, एक 0 कूपन बॉन्ड्स और एक बॉन्ड्स
जिसमें लिखा होता है कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और जो मैंने एग्जांपल दिया था दैट वाज जीरो कूपन बॉन्ड, उसमें कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं था, उसमें सिर्फ इशूड प्राइस बताई गई थी और मैच्योरिटी प्राइस बताई गई थी। तो बॉन्ड्स में इंटरेस्ट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द इशूड प्राइस एंड द मैच्योरिटी प्राइस जो होता है वो इंटरेस्ट ऑन दैट बॉन्ड्स हो जाता है। बॉन्ड्स भी एक तरह की लायबिलिटी ही होती है बिजनेस के लिए, लेकिन बॉन्ड्स आम कंपनियां इशू नहीं करती, बॉन्ड्स रेगुलर कंपनीज इशू नहीं करती, बॉन्ड्स ज्यादातर फाइनेंशियल कंपनीज या गवर्नमेंट इशू करती है प्री डिसाइडेड पर्सन को, क्योंकि लाइफ बहुत स्पैन बहुत बड़ा ना, 10 साल 15 साल के लिए बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे। अब 10 साल किसने देखा है कि मेरे को कैसे पता रहेगा कि ये कंपनी 10 साल चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन अगर यही गवर्नमेंट इशू करेगी तो मुझे श्योरिटी रहेगी भाई गवर्नमेंट तो रहेगी, चाहे इसकी रहे चाहे उसकी रहे, गवर्नमेंट तो रहेगी और वो मुझे वो पैसे 10 साल या 15 साल के बाद मुझे मिल जाएंगे। किसी पर्सन को देने की बजाय अगर हम गवर्नमेंट को देंगे दैट इज मोर सिक्योर देन अदरवाइज। या इसी तरह से बैंक्स भी बॉन्ड्स को इशू करती है, तो फिर उसके हिसाब से उस पे लगता है। थोड़ी सी चीजें हैं ये बुक्स में से पढ़ लेना, पेज नंबर 9.3 या जो भी तुम्हारी बुक का पेज नंबर होगा उसमें लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। 100% एक क्वेश्चन आता है इसका, 1 नंबर का या 2 नंबर का जो भी होगा वो आएगा, मतलब वो पूछेगा कि टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स कौन से डिबेंचर्स किस टाइप के हैं, वो पूछा ही जाएगा। हर पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग डिबेंचर्स होते हैं। पहला है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से 2 तरह के डिबेंचर्स होंगे, सिक्योर डिबेंचर्स, अनसिक्योर डिबेंचर। सिक्योर डिबेंचर जिनके अगेंस्ट कोई एसेट जो है एज अ सिक्योरिटी होगी, अनसिक्योर डिबेंचर्स के अगेंस्ट वो सिक्योरिटी नहीं होगी। देन रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिडीमेबल डिबेंचर्स है, इररिडीमेबल डिबेंचर्स है। रिडीमेबल डिबेंचर्स मतलब आफ्टर ए लॉक इन पीरियड ऑफ टाइम वो डिबेंचर्स कभी भी रिडीम हो सकते हैं, और इररिडीमेबल डिबेंचर्स जितने सालों के लिए डिबेंचर इशू किए गए हैं उतने ही सालों के बाद वो रिडीम हो गए, दैट कैन नॉट बी रिडीम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ दैट डिबेंचर्स। देन रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रजिस्टर्ड डिबेंचर्स और बियरर डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स आशुतोष के नाम का डिबेंचर था तो जिसके पैसे होंगे वो आशुतोष को ही मिलेंगे, और बियरर डिबेंचर्स जिसके पास वो डिबेंचर सर्टिफिकेट होगा वो बंदा वो पैसे ले सकता है। बियरर डिबेंचर्स ज्यादातर मार्केट में चलते हैं क्योंकि दे आर ट्रांसफरेबल। जो अनबियरेबल ये होंगे क्या, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स को तो ट्रांसफर हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका नाम है तो इसी के नाम पे पैसा मिलेगा, इसलिए। देन कम्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ convertible debentures, non-convertible debentures that can be converted into shares or debentures again, और non-convertible वो convert नहीं हो सकते, shares, preference shares, equity shares, PCP। then zero coupon bond rates और specific coupon rate। specific coupon rate जो कि इसमें परसेंटेज बताई गई होगी, इतनी परसेंटेज से करना है, और जीरो कूपन बॉन्ड्स जो मैंने बताया डिस्काउंट पे इशू होते हैं उसमें वो नहीं बताया जाता कि रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सालों पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था, डिबेंचर ट्रस्ट डीड। व्हाट इज डिबेंचर ट्रस्ट डीड? डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या कहता है कि हमने एक, ये डिबेंचर होल्डर और कंपनी के बीच में एग्रीमेंट होता है जिससे कि उनका इंटरेस्ट उनको टाइम से मिल जाए, कि उनका जो इंटरेस्ट है कि ग्रांट, वो ट्रस्ट डीड जो है वो हमें ग्रांट देती है कि आपका पैसा सिक्योर्ड है और आपका पैसा डूबेगा नहीं कंपनी के अंदर। अगर कल को कुछ प्रॉब्लम होगी तो ये सारा पैसा आपको अपने टाइम पे आराम से मिल जाएगा, राइट? अब डिबेंचर्स हम अलग अलग स्टेजेस पे इशू करते हैं, तो हम बनाते हैं सबसे पहले बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाते हैं, चलते हैं पर्टिकुलर्स, अमाउंट, नोट नंबर, अमाउंट इन रुपीस। कई चीजें नोट्स में आनी चाहिए लेकिन हम नोट्स में नहीं लिख रहे हैं, हम इसी के पार्ट में लिखेंगे। और मैं आपको कई चीजों की ट्रीटमेंट हम पहले उसके अंदर पढ़ चुके हैं, क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ सो दैट आपको ध्यान रखें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय इन चीजों को किस तरह से ट्रीट करना है। क्योंकि ये लायबिलिटी साइड का है तो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज,
शेयर होल्डर्स फंड, अगर समझे तो डिबेंचर्स का शेयर होल्डर्स फंड से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन डिबेंचर्स प्रीमियम पे भी इशू होते हैं, लेकिन डिबेंचर्स प्रीमियम पे भी इशू होते हैं। जो डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू होंगे दैट विल बी नोन एज सिक्योरिटीज प्रीमियम। That will be known as securities premium। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर हम लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कई बार हम जब वेंडर को इशू करते हैं तो वहां पे कैपिटल रिजर्व भी आती है। अगर हम शेयर डिबेंचर्स वेंडर को इशू करें और उसमें हमारे को कैपिटल प्रॉफिट होता है तो कैपिटल रिजर्व भी क्रिएट होता है। उस केस में हम कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही दिखाएंगे। कैपिटल रिजर्व हम रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही दिखाएंगे। देन नॉन करंट लायबिलिटीज, याद रखना जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उस केस में कैपिटल रिजर्व का कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई भी काम नहीं होता। वी डोंट शो कैपिटल रिजर्व इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्यों? कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट होता है, ना कि जर्नल प्रॉफिट से, इसलिए हम उसे कैपिटल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं दिखाएंगे। नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर ही आता है परसेंटेज डिबेंचर्स। अगर हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं पार पे या प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे और हम उसे रिडीम कर रहे हैं, प्रीमियम पे, तो हमारे जिस समय हमने डिबेंचर इशू किया उसी समय हमारे को पता चल गया कि जो हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं हम उन्हें रिडीम करेंगे इस पर्टिकुलर प्राइस पे इतने दिनों के बाद। तो इसलिए वो जो प्रीमियम और रिडम्पशन है वो हमारे लिए लायबिलिटी हो जाएगी, वो भी लॉन्ग टर्म, क्योंकि अगर वो डिबेंचर्स मुझे 3 साल 4 साल के बाद रिडीम करने होंगे तो वो मेरे लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गई। तो मैं उसे अदर नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर शो करूंगा प्रीमियम ऑन redemption of debentures। अगर बैलेंस शीट के अंदर प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स दिया होता है और हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे होते हैं उस समय प्रीमियम और रिडम्पशन सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस होगा। उस समय प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही माइनस होगा। याद रखना इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन वी मूव टू नेक्स्ट साइड, एसेट्स। We move to next side, asset side। एसेट्स, सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स। क्योंकि हम वेंडर को इशू करते हैं तो उस केस में गुडविल क्रिएट होती है,
तो गुडविल हमारे लिए इंटेंजिबल एसेट्स होती है। गुडविल हमारे लिए इंटेंजिबल एसेट्स होती है। इसी के अंदर अदर नॉन करंट एसेट्स आएंगे। जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर विद इन 1 ईयर में राइट ऑफ नहीं होना है, विद इन 1 ईयर में राइट ऑफ नहीं होना है, उसे हम अदर नॉन करंट एसेट्स में लिखते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। करंट एसेट्स, cash and cash equivalent, that is cash at bank, other current assets। अब जो 1 साल से ज्यादा पीरियड के बाद राइट ऑफ होना है वो तो अदर नॉन करंट एसेट्स में चला गया, और जो विद इन 1 ईयर में राइट ऑफ होना है वो अदर करंट एसेट्स में आ जाएगा। और फिर हम बैलेंस शीट का टोटल कर देंगे। वैसे क्योंकि ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है इसलिए हम बैलेंस शीट का टोटल नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट है। अगर फुल फ्लेज बैलेंस शीट होगी तभी हम उसका टोटल करते हैं, याद रखना इस चीज को। चलते हैं। डिवेंचर्स 3 तरीके से इशू होते हैं। डिवेंचर्स आर इशूड इन कैश, debentures issued in consideration other than cash, and debentures issued as collateral securities। शुरू करते हैं issue of debentures as collateral securities। What is collateral securities and what is this? देखो, हम कोई लोन लेते हैं, उस लोन के साथ हम एक सिक्योरिटी जमा कराते हैं। That security is known as primary security। लेकिन कई बार जो प्राइमरी सिक्योरिटी होती है वो बहुत जल्दी डिप्लीट या डेप्रिशिएट हो जाती है। उस केस के अंदर जो भी हमारे को वो लोन देता है वो बोलता है कि आप प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ एक सिक्योरिटी और जमा कराओ, दैट इज कॉमनली नोन एज सेकेंडरी सिक्योरिटीज, दैट इज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल का मतलब ही सिक्योरिटी से है, हमने उसको गिरवी रख दिया। तो हम उस केस में जहां पे हमें सेकेंडरी सिक्योरिटी जमा करानी होती है वहां पे हम अपनी कंपनी के डिबेंचर्स को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी देते हैं, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी देते हैं। डिबेंचर्स, जो डिबेंचर्स हमने एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी रखी होती है उस डिबेंचर्स के ऊपर हमारे को कोई भी इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं होती। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू पे इंटरेस्ट ऑन दोज सिक्योरिटीज व्हिच वी हैव गिवन एज अ कोलेटरल, राइट? क्योंकि वो डिबेंचर्स के अगेंस्ट में तो हमने कुछ लिया ही नहीं है, हमने तो सिर्फ एज अ सिक्योरिटी इशू करी है कि भाई हमने एज अ आपको कोलेटरल दे दिया, अगर जरूरत पड़ेगी तो आप इसका इस्तेमाल करना। जरूरत पड़ेगी, जैसे मैंने कबीर ने कहा कि आई रिक्वायर्ड 50 लाख रुपीस एज अ लोन,
मैंने पूछा व्हाई, तो he says that I have to purchase this machinery for the production. तो मैंने कहा ठीक है, I will finance it, but how will you give this amount? तो उसने बोला आप मेरी मशीनरी को एज अ सिक्योरिटी रखो, क्योंकि मैंने उसे फाइनेंस कर रहा हूँ, तो मैंने उसको लोन नहीं दिया, मैंने उसकी मशीन को फाइनेंस किया, तो वो मशीन जो है वो एज अ सिक्योरिटी मेरे पास ही रहेगी। लेकिन तो 50 लाख का लोन तो उसने 15 साल के लिए लिया, और वो मशीन तो 10 साल के बाद तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी मेरी। तो फिर मैंने उसे कहा भाई तू उस मशीन के साथ एक सिक्योरिटी और जमा कर, दैट इज डिबेंचर्स। उसने वो सेकेंडरी सिक्योरिटी जो जमा कराई है, दैट इज डिबेंचर्स। अब 5 साल के बाद कबीर कहता है आई विल नॉट एबल टू रीपे दिस अमाउंट, मैं आपको ये लोन के पैसे वापस नहीं दे पाऊंगा। तो पहले मैं इसकी मशीनरी बेचूंगा, क्योंकि मशीनरी वाज द प्राइमरी सिक्योरिटी। अगर उसको बेच के मेरे पैसे कवर अप नहीं हुए, तब जो कंपनी के डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल मेरे पास पड़े थे, मैं उन्हें भी बेच दूंगा टू रिकवर माय लोन अमाउंट, टू रिकवर माय लोन। क्लियर? राइट सर। अगर मशीनरी से हो जाए फिर डिबेंचर वापसी कर देंगे वापस, वो तो ऐसे भी वापस। अगर बैंक लोन डिफॉल्ट कर रही है वो डिबेंचर्स को क्यों वो करेगी? वो डिबेंचर्स बैंक लोन भाई, वो मैंने क्या बोला, रेट ऑफ इंटरेस्ट का इतना डिफरेंस था, तो वो डिफॉल्ट हो जाएगा। भाई 5 साल पहले लोन तूने मेरे को दिया था 12% पे, अभी मेरे को लोन मिल रहा है 7% पे, तो मैं तो डिफॉल्ट ही करूंगा ना उस लोन को, तभी तो तू मुझे दोबारा देगा 7% पे। तो इसमें पहले जर्नल पास करते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। लिखते हैं फर्स्ट, फॉर टेकिंग लोन, लेट्स टेक मैंने 1 लाख रुपए या मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन अकाउंट 10 लाख 10 being loan taken from for issue of debentures as collateral. Debentures suspense account debited to debentures account. हम हमेशा जितने का लोन लेते हैं ना, हम सिक्योरिटी हमेशा उससे ज्यादा की लेते हैं। अगर मैंने किसी को 10 लाख का लोन दिया तो मैं 10 लाख की सिक्योरिटी नहीं दूंगा, मैं 15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए की सिक्योरिटी दूंगा कल, क्योंकि जब वो लोन डिफॉल्ट होगा तो जो उसने सिक्योरिटी दी होगी उसकी वैल्यू में तो घट जाएगी। तो डिबेंचर्स सस्पेंड, मैंने 12 लाख रुपए की डिबेंचर्स को एज ए कोलेटरल रखा। तो इसके नीचे लिखेंगे ब्रैकेट में, इसमें परसेंटेज लिख देना भाई, नहीं तो जब इंटरेस्ट नहीं लगता तो परसेंटेज लगा के करना है। बीइंग डैश डैश डिबेंचर्स issued against loan as collateral securities, loan against as collateral security। फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। फिर इसमें कोई सेकेंडरी सिक्योरिटी रखनी है तो सेकेंडरी सिक्योरिटी तो दे दी बेटा, नहीं मतलब प्राइमरी रखेगा। अगर उसकी मशीन भी रख रहा है वो 10 साल के लिए, फिर 5 साल के लिए। मशीनरी तो तू ही यूज कर रहा है ना, मैं थोड़ी यूज कर रहा हूँ। अरे वही मतलब लोन देने का मतलब मशीनरी तो तू ही यूज कर रहा है ना, उसी से कमा के मुझे पैसे चुकाएगा। वो फिर डायरेक्टली वो डिबेंचर्स में नहीं कर देगा अपनी सिक्योरिटी। वो तो तू जब तेरे पास पैसे ही नहीं होंगे तो तू सब कुछ देगा ना पैसे लेने के लिए।
लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर ही हम दिखाएंगे पहले बैंक लोन। बैंक लोन लिया था मैंने 10 लाख रुपीस का, फिर डिबेंचर्स इनर कॉलम में लिखेंगे 12 लाख लेस डिबेंचर्स सस्पेंस। Why we open suspense account? Because we have not received any amount in against of issue of these debentures. We have not received any amount against issue of debentures. 10 lakh. तो हमारे पास जो लोन की अमाउंट 10 लाख रुपीस है वही बच जाए। Okay, then we issue debentures in cash and in consideration other than cash. अभी आज हम issue of debentures in cash पढ़ेंगे, कल redemption sorry in consideration other than cash। तो issue of debentures in cash, ये हम debentures कैश पे इशू कर रहे हैं। हमने पढ़ा था जब भी मैंने स्टार्टिंग हुई थी तभी मैंने बताया था कि अगर हम जब भी डिबेंचर्स इशू करते हैं हम उसी समय ये बताते हैं कि हम ये डिबेंचर्स को किस तरीके से रिडीम कर रहे हैं। और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू होती है ₹100। तो इसका मतलब उस कंडीशन में इशूड एट भी पता होगा और रिडीमेबल एट भी पता होगा। पार का मतलब हो गया जो फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर है वही, और प्रीमियम का मतलब हो गया मोर देन द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, और डिस्काउंट का मतलब हो गया लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर। फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, डिवेंचर्स इज इशूड एट पार दैट इज 100, रिडीमेबल एट पार 100। मैं आपसे आज की डेट में 100 रुपीज ले रहा हूं, जब भी आज से 5 साल 10 साल बाद ये डिवेंचर्स रिडीम करूंगा तो मैं आपको 100 रुपए ही वापस करूंगा। अदर देन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली हर रोज या हर साल भर तक मिलता रहेगा जब तक वो डिवेंचर्स चले। तो एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। B, application amount on dash dash debentures at the rate rupees dash dash per debentures received। यहां पे मैंने एज्यूम किया कि मैंने एक ही डिवेंचर इशू किया है और उसी के बेसिस पे मैं पैसे इकट्ठा कर लूं। तो 100 रुपीज का डिवेंचर था, 100 रुपीज, क्योंकि एट पार था तो मुझे 100 रुपए ही मिलेंगे। बैंक की एंट्री में हमेशा वो वैल्यू आएगी जो कि हमने एक्चुअली में उस पे रिसीव करी हो। तो पर डिवेंचर मैं 100 रुपीज रिसीव कर रहा हूं क्योंकि मैंने पार पे इशू किया है, तो वो 100 रुपीज ही आए। देन सेकेंड एंट्री, जैसे शेयर्स पे थी एप्लीकेशन अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में, यहां पे हम एप्लीकेशन की अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे डिवेंचर्स। तो डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, हर जर्नल एंट्री के बीच में एक लाइन जरूर छोड़ना, टू परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट। Percentage debentures fees, this the percentage is the rate of interest on these debentures. This percentage is the rate of interest on these debentures. B, dash dash debentures issued at par, redeemable at
premium, sorry, redeemable at par after dash dash years. After dash dash years. 100. क्योंकि मैंने उसे पार पे इशू किया था और मैं रिडीमेबल भी पार पे कर रहा हूं. Then second is issued at par. Sorry, issued at discount. Redeemable at par. मैं आज की डेट में आपसे 98 रुपीज ले रहा हूं और आज से जितने साल बाद भी मैं रिडीम करूंगा तो मैं आपको 100 रुपीज वापस करूं. तो डिस्काउंट मेरे लिए लॉस हो गया एंड लॉसेस आर डेबिटेड. जब क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होता कि डिस्काउंट या प्रीमियम की एंट्री कहाँ जाएगी तो वो ज्यादातर अलॉटमेंट में जाती है, लेकिन यहाँ पे तो अलॉटमेंट है ही नहीं. यहाँ पे सारे का सारा पैसा हमने एप्लीकेशन पे रिसीव कर लिया, तो जो एप्लीकेशन की ट्रांसफर की एंट्री है हम उसमें वो डिस्काउंट या लॉस को एडजस्ट करेंगे. तो डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, वी रिसीव 98. डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन issue of debentures debited, 2% debentures account, 98 to 100 being dash dash debentures issued at discount, comma redeemable at par. जनरली हम दो ही एंट्री करते हैं, लेकिन क्योंकि हमने ये डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू किए हैं तो हम इसके बाद डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की एंट्री करते हैं. हम इसके बाद डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की एंट्री करते हैं. लिखते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर हम कभी भी राइट ऑफ इन द बिगिनिंग या ऑन द सेम डेट नहीं करेंगे. एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब जो जिस ईयर में भी हमने वो डिबेंचर इशू किए होंगे उस ईयर की एंड में हम ये रिडम्पशन करते हैं. तो एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट. पहले वो सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ होता है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर दिया होगा तो हम उसी से राइट ऑफ करेंगे पहले, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. डिस्काउंट हो या लॉस हो, कुछ डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. बी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ. Being discount on issue of debentures return off. कितने का डिस्काउंट था? 2 रुपए का. 2 रुपए हमने राइट ऑफ कर दिया. 2 रुपए का डिस्काउंट था, 2 रुपए हमने राइट ऑफ कर दिया. अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व होगा तो हम पहले उससे राइट ऑफ करेंगे, उसके बाद हम राइट ऑफ कर दे रहे हैं बाकी. इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार. अब कोई बोलेगा कि भाई आपको 102 रुपए दूं और 100 रुपए रिसीव करूं, क्या मैं पागल? प्रीमियम का मतलब तो ये होगा 102 दे रहा हूं आपसे 100 रुपए ले रहा हूं 10 साल के बाद. तो वो इसलिए हो जाता है. कई बार क्या होता है कंपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छा दे रही होती है भाई, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे मिलेगा. याद रखना प्रीमियम अमाउंट पे कभी भी हमारे को प्रीमियम नहीं मिलता, इंटरेस्ट नहीं मिलता.
प्रीमियम अमाउंट जो मिल गया वो खत्म। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे मिलेगा 100 रुपए पे। लेकिन क्या होता है, जैसे मार्केट में रेट चल रहा है 10% का और कबीर ने ऑफर कर दिया 12%, तो मैंने कहा भाई 12% वाले को दे दो, 2 रुपए का तो फर्स्ट ईयर लॉस होगा, उसके बाद तो हर साल मुझे 2% एक्स्ट्रा मिलेगा ना लोगों से, इसलिए तो कंपनी इसलिए भी दे देती है, कंपनी भी पब्लिक दे देती है। और दूसरा, कई बार अब आशुतोष लोन मांगने आया, उसको कोई दे ही नहीं रहा था तो बोला कि आप मैं आपको 15% 20% इंटरेस्ट रेट दे देता हूँ। तो प्लीज ऐसे लोगों को लोन मत देना, कभी आपका पैसा डूब जाएगा। जो भी आपके आपसे मार्केट रेट से ज्यादा इंटरेस्ट पे पैसा ले रहा है, इसका मतलब वो बंदा हमारे को वो पैसे देने में सक्षम नहीं हो, इसलिए ऐसे लोगों को लोन ना दिया जाए, प्लीज ध्यान रखना। और जो बच्चे सोते रहते हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं दिया? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। देखो आता सब कुछ है, जब टेस्ट होता है ना उसमें किसी को कुछ नहीं आता। उसी के बाद तो मैंने पढ़ा being dash भाई debentures इज्जत मत लीजिए। application amount फिर प्लस में receipt minus 26 नंबर आ गया। मेरे नहीं है -20 मिली के थे, मैं बच गई थी। कोई बात नहीं, तब याद कर आएगा। Debentures and okay यार, debentures application account debited to percentage debentures account to securities premium reserve being dash debentures issued at premium, comma redeemable at par 102 100। इन सारे केसेस में हमने अपने डिवेंचर्स को पार पे रिडीम किया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि डिवेंचर्स हमेशा पार पे रिडीम हो। डिवेंचर्स प्रीमियम पे भी रिडीम हो सकते हैं। डिवेंचर्स कैन बी रिडीम्ड एट प्रीमियम आल्सो। जब हम डिवेंचर्स प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो हमारे को फ्यूचर में लॉस हो जाएगा। भाई आज मैं आपसे 100 रुपए ले रहा हूं और मैं आपको फ्यूचर में 102 या 105 100 रुपए से ज्यादा दे रहा हूं, तो मुझे तो आज की डेट में ही पता है कि मुझे फ्यूचर में लॉस होगा। हम उस लॉस को रिकॉर्ड करते हैं आज की डेट में। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, 11th क्लास में हमने पढ़ा था। एंटिसिपेट ऑल लॉसेस एंड देन प्रॉफिट्स। तो हमारे को तो पता है कि मैं आपको 2 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा या 3 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, तो वो तो मेरे लिए लॉस है। उस लॉस को मैं आज की डेट में ही रिकॉर्ड करूँ, उस लॉस को मैं आज की डेट में ही रिकॉर्ड करूँ। तो चलते हैं फर्स्ट, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। मैंने आपसे आज की डेट में कितने रुपए लिए? 100। तो पैसे तो मुझे 100 ही मिलेंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट 100। डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स account debited to percentage debentures account to premium on redemption of debentures account। एप्लीकेशन मुझे 100 रुपए के मिले, मेरा डिवेंचर्स की फेस वैल्यू कितनी थी? 100 रुपए। मैं कितने रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं? मैं प्रीमियम है 102 का, तो मैं आपको 2 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं। तो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 2, मेरे को लॉस हो गया कितने रुपए का? 2 रुपए। बी
dash dash debentures issued at par, comma, redeemable at premium. Issued at par, redeemable at premium. इसी तरीके से नेक्स्ट कंडीशन आती है issued at discount, redeemable at premium. मैंने डिवेंचर इशू किए थे 98 रुपीस पे, रिडीम कर रहे हैं हम 103 पे, रिडीम कर रहे हैं 103 पे। तो बैंक टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट 98 क्योंकि मैंने डिवेंचर्स डिस्काउंट पे इशू किए, डिवेंचर्स एप्लीकेशन पे 98 क्योंकि एप्लीकेशन अमाउंट 98 रिसीव करी थी, डिवेंचर्स में 100 क्योंकि फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स 100 था। मैं आपको कितने रुपए दे रहा हूं एक्स्ट्रा, प्रीमियम और रिडम्पशन 3 रुपए एक्स्ट्रा है फेस वैल्यू से। अब टोटल लॉस कितना हो गया मुझे 5 रुपए, क्योंकि मैंने आपसे 98 लिया था तो मैं 103 दे रहा हूं, तो मुझे टोटल लॉस 5 रुपए का। तो वो 5 रुपए कैसे आए, डिस्काउंट ऑन इशू 2 रुपए का है प्लस प्रीमियम और रिडम्पशन 3 रुपए का है, तो टोटल लॉस मेरे लिए 5 रुपए का हो गया, टोटल लॉस मेरे लिए 5 रुपए का हो गया। नेक्स्ट इशूड एट प्रीमियम, मैंने हर डिवेंचर इशू किया 105 रुपए पे, रिडीमेबल एट प्रीमियम मैंने उसे रिडीम कर दिया 103 रुपए पे, इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट प्रीमियम मैंने इशूड किया था 105 पे, रिडीम किया 103 पे। अब बोलोगे भाई 103 पे कैसे रिडीम प्रीमियम हो गया, हमारे को हमेशा कंपैरिजन फेस वैल्यू से करना है। अगर फेस वैल्यू से ज्यादा पैसे लिए हैं तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया, और फेस वैल्यू से ज्यादा पैसे अगर दिए हैं तो वो प्रीमियम और रिडम्पशन हो गया। हमारे को प्रीमियम और रिडम्पशन के हिसाब से चलना, हमारे को उसकी फेस वैल्यू को देख के एंट्री पास करनी। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन मैंने कितने पे इशू किया था 105 पे, डिवेंचर्स एप्लीकेशन लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट to securities premium reserve account to premium on redemption of debentures account। डिवेंचर्स एप्लीकेशन में मेरे पास आ जाएगा 105, डिवेंचर्स में मेरे पास आ जाएगा 100, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना हो गया 100 रुपए से कितने ज्यादा रिसीव किए हैं 5 रुपए, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में आ जाएगा 5 रुपए। नाउ अब मैं एक्स्ट्रा कितने पे कर रहा हूं 3 रुपए, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स आ गया 3 रुपीस, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स में आ गया 3 रुपए। इसका मतलब बेसिकली लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में वही अमाउंट आती है जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होता है, क्योंकि जितना एक्स्ट्रा मैं पैसे दे रहा हूं वो मेरे लिए लॉस होगा। तो बीइंग दैट डिवेंचर्स इशूड at premium, redeemable at premium, issued at premium, redeemable at premium। अब मेरे पास क्योंकि मैंने प्रीमियम पे इशू किया है तो मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस हो गया 5 रुपए, और मेरे पास लॉस है, तो हमारा क्या है सिक्योरिटीज प्रीमियम से लॉस को राइट ऑफ कर दो। नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड
3 rupees to loss on issue of debentures account 3 rupees being loss on issue of debentures written off against premium तो इस ओके गाइस टुडे वी हैव टू द लास्ट पार्ट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स हमने लास्ट क्लास में इशू ऑफ डिवेंचर्स इन कैश इशू ऑफ डिवेंचर्स इन कंसिडरेशन अदर देन कैश नहीं किया वो हम आज कर लेंगे और कोलेटरल सिक्योरिटीज हम कर चुके हैं डाल दें इशू ऑफ डिवेंचर्स इन कंसिडरेशन अदर देन कैश issue of debentures in consideration other than cash. We issue debentures other than cash. Now, what does this means by issue of debenture in consideration other than cash? By this we mean कि हमने डिवेंचर तो इशू किया है लेकिन उसके अगेंस्ट में हमने कोई कैश नहीं लिया। हमने डिबेंचर्स तो इशू किया है लेकिन उसके अगेंस्ट में हमने कैश नहीं रिसीव किया। इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ तो रिसीव जरूर किया होगा। इशू ऑफ कंसिडरेशन में हम कोई बिजनेस खरीद लेते हैं या हम कोई एसेट खरीदते हैं दूसरी कंपनी का और उसके अगेंस्ट में हम अपनी कंपनी के डिबेंचर्स देते हैं। उसके अगेंस्ट में हम अपनी कंपनी के डिबेंचर्स देते हैं। तो लिखते हैं फर्स्ट फॉर परचेज ऑफ बिजनेस। ज्यादातर हम बिजनेस ही खरीदते हैं। फॉर परचेजेस ऑफ बिजनेस, जब हम बिजनेस खरीदेंगे तो उस बिजनेस में एसेट्स भी आएंगे, उस बिजनेस में लायबिलिटीज भी आएंगी और किसी पर्टिकुलर प्राइस पे हमने बिजनेस खरीदा भी होगा। जिस प्राइस पे हम बिजनेस खरीदते हैं दैट इज कॉमनली नोन एज परचेज कंसिडरेशन। कि हमने इस प्राइस पे खरीदा है तो वो परचेजेस हो गई और उसके लिए हम जो पे कर रहे हैं वो इन कंसिडरेशन। अब हमें वो देखना है कि इन कंसिडरेशन हम क्या क्या चीजें दे रहे हैं। इन कंसिडरेशन हम कैश दे रहे हैं या इन कंसिडरेशन हम अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे रहे हैं या हम इन कंसिडरेशन अपनी कंपनी के शेयर्स दे रहे हैं। पहले बिजनेस परचेज करते हैं तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड। सन्ड्री एसेट्स डेबिट बैलेंस होता है और इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट होते हैं इसलिए वो डेबिट होता है। एक लाइन छोड़ देंगे उसके बाद फिर लायबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस होता है तो टू सन्ड्री लायबिलिटीज। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री लायबिलिटीज। जिस पर्टिकुलर प्राइस पे हमने बिजनेस खरीदा होगा वो टू वेंडर ना। अब हमारा डेबिट में भी बैलेंस आ सकता है और हमारा क्रेडिट में बैलेंस आ सकता है। डेबिट में बैलेंस आने का मतलब हमने जो एसेट खरीदा है हम उसकी उस कॉस्ट से ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं। एसेट खरीदा मतलब हम एसेट को नेट एसेट्स मान के चलते हैं। नेट मींस सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू में से सन्ड्री लायबिलिटीज माइनस कर देते हैं तो वो नेट एसेट्स हो गए हमारे पास। तो अगर मैंने 10 लाख का एसेट था और 2 लाख की लायबिलिटीज तो मेरे को वो बिजनेस 8 लाख रुपए में खरीदना चाहिए। अब मैं 8 लाख से ज्यादा में भी खरीद सकता हूं और 8 लाख से कम में भी खरीद सकता हूं। अगर मैंने वही बिजनेस 8 लाख रुपए से ज्यादा प्राइस पे के खरीदा है दैट इज गुडविल। दैट इज गुडविल। तो अगर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगी तो वो गुडविल हो जाएगी। अगर मैंने उसे 8 लाख रुपए से कम प्राइस पे खरीदा है तो वो मेरे लिए एक तरह से कैपिटल प्रॉफिट हो गया।
that is transferred to capital reserve. ये कैपिटल रिजर्व और गुडविल याद रखना तभी आएगी जब हम बिजनेस खरीदेंगे। अगर हम कोई एसेट खरीदते हैं उस केस में गुडविल और रिजर्व्स नहीं होते। हम जब बिजनेस खरीदेंगे सिर्फ तभी आएगी गुडविल और रिजर्व, क्योंकि एसेट की कोई गुडविल नहीं होती। एसेट तो एसेट होता है, लेकिन बिजनेस की गुडविल होती है। जो भी हम बिजनेस खरीद रहे होंगे उसकी एक मार्केट रेपो होगी और उसको हमने परचेज आउट कर लिया, इसलिए गुडविल डेबिट हो जाती है और कैपिटल रिजर्व क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे बीइंग बिजनेस परचेज, being business purchase. Next, for partial payment in cash, कि हमने कुछ पेमेंट कैश में कर, हमने जो एसेट्स खरीदा था हमने उसकी पार्शियल पेमेंट कैश में, तो एंट्री हो जाएगी वेंडर डेबिटेड to bank account, being partial amount paid. In partial amount paid. फिर बारी आती है डिबेंचर्स इशू करने की। अब जो बाकी पेमेंट बच गई, भैया 8 लाख का था, मैंने 10 लाख 1 लाख रुपए पे कर दिए, 7 लाख बाकी तो बचे, उसकी पेमेंट करनी। हम उसकी पेमेंट डिबेंचर्स में कर सकते हैं, हम शेयर्स में कर सकते हैं। जब हम उस एसेट की पेमेंट डिबेंचर्स और शेयर्स में कर रहे होंगे तो उसे हम कहते हैं इन कंसिडरेशन अदर देन कैश, क्योंकि वो जो डिबेंचर्स इशू किए हैं वो मैंने कैश के अगेंस्ट में नहीं किए हैं और एसेट्स के अगेंस्ट में किए। दूसरी बात, यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट वगैरह नहीं होती। क्यों नहीं होती? एप्लीकेशन तब होती है जब डिवेंचर होल्डर, जब एक पर्सन उस कंपनी को बोलता है कि आप मुझे इतने डिवेंचर्स दो, लेकिन यहाँ पे तो कंपनी अपने आप दे रही है वेंडर को। भाई मैं तो मांग नहीं रहा ना, कंपनी मुझे अपने आप दे रही है, तो मैं एप्लीकेशन क्यों दूंगा? मुझे तो डायरेक्टली अलॉटमेंट हो रही है। जब डायरेक्ट अलॉटमेंट होती है तो वहां पे एप्लीकेशन वगैरह का कोई भी रोल नहीं होता, वहां पे सीधा एंट्री पास करी जाती है फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स और शेयर्स। लिखते हैं फर्स्ट, फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स, उसी के आगे लिखना एज्यूमिंग redemption at par, assuming redemption at par. स्पेलिंग्स में नहीं जाना, बहुत सारी स्पेलिंग्स में जो है बोर्ड पे वो गलत लिख जाता, कॉमन आदत है, उसको ठीक करनी पड़ती है बाद में मिटाना। Assuming redemption is done at par. लिखते हैं at issued at par, issued at par, redeemable at par। मतलब ये जितने भी हम वेंडर्स की अभी एंट्री पास कर रहे हैं, हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो सारे के सारे डिबेंचर्स जब रिडीम होंगे तो वो पार वैल्यू पे ही रिडीम होंगे। तो इशू किया हमने पार पे, दैट मींस वेंडर डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, बी dash dash debentures issued at the rate rupees dash dash per debentures redeemable at par after dash dash years। ये जो नरेशन है ये हर जगह सेम ही रहेगी, नरेशन जो है वो सेम रहेगी, बस तुम्हारा जब इशूड एट डिस्काउंट होगा या इशूड एट प्रीमियम होगा तब तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा डैश एट डिबेंचर इशूड एट द रेट
rupees this much for debentures, comma at a discount of this much percent or at a premium of this much percent, redeemable at जो भी होगा, पार पे है तो पार पे और प्रीमियम पे होगा तो प्रीमियम पे। नरेशंस पे बहुत ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि अब जो पेपर्स आएंगे उसमें बेसिक नॉलेज पे ध्यान रखा जाएगा कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट कितना अच्छा लगा रहे हो, आप 100% चीजें लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो। इसलिए नरेशंस पे बहुत ध्यान रखना। नरेशन ऐसे भी बहुत जर्नल इंपॉर्टेंट ही होती है, जब हम कंप्यूटर अकाउंटिंग भी करते हैं तो भी वहाँ पे नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि नरेशन अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमें ये कभी नहीं पता चलेगा जो हमने गिवन ट्रांजैक्शन करी है आज से 3 साल बाद या 2 साल बाद वो क्यों करी। हम वो नरेशन पढ़ते हैं तो हमें पता याद आता है, अच्छा ये ट्रांजैक्शन इसलिए है। So ये इशू एट द रेट रुपीस होता है, ये डिस्काउंट माइनस करके अमाउंट नहीं, ये फेस वैल्यू है। नेक्स्ट, एट प्रीमियम। Vendor debited to percentage debentures account to securities premium account. B dash dash debentures issued at premium, comma redeemable at par after dash dash years। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैलकुलेट करेंगे इसके नीचे। नंबर ऑफ डिवेंचर्स is equals to amount due to vendors। amount due to vendor में कितना आ गया? जो अमाउंट वेंडर का यहाँ पे ड्यू था उसमें से जो भी हमने फेस वैल्यू, जो भी हमने डिवेंचर होल्डर को, सॉरी, जो भी हमने अमाउंट वेंडर को पे करी होगी वो माइनस करेंगे। उसके बाद जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट ड्यू टू वेंडर होगी, उतने रुपए के हम डिवेंचर्स उसे देंगे। डिवाइड बाय फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर प्लस प्रीमियम अमाउंट। एक चीज याद रखना, जब हम प्रीमियम पे डिवेंचर्स इशू करते हैं, जब हम प्रीमियम पे डिवेंचर इशू करते हैं तो वेंडर को नंबर ऑफ डिवेंचर्स कम मिलते हैं, क्योंकि उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा पे हम इशू कर रहे हैं। 100 रुपए का डिवेंचर अगर मैं 102 रुपए में दे रहा हूँ तो उसकी जो डिवेंचर्स की अमाउंट होगी वो वेंडर की पेमेंट से कम होगी हमेशा, क्योंकि मैंने उसको वो अमाउंट प्रीमियम पे दिया। तो जब हम यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर्स में लिखेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, जो भी हमने यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैलकुलेट किया था, यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर्स में ये नंबर ऑफ डिवेंचर्स लिखेंगे जो यहाँ पे आएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम में लिखेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम अमाउंट पर डिवेंचर, मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम अमाउंट पर डिवेंचर। अब जैसे मैंने लेट्स टेक 1 लाख 10 लाख 20 हजार रुपए पे करने थे, मैंने 102 डिवेंचर्स पर रुपीस के हिसाब से इशू, तो जब मैं उसे 102 से डिवाइड करूंगा 10 लाख को, तो वो जितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स आएंगे, लेट्स टेक 1 कितना आ गया, 10,000 डिवेंचर्स, 10,000 आएगा, 10,000 डिवेंचर्स आ जाएंगे। तो 10,000 इंटू 100 तो आ जाएगा डिवेंचर्स में 10 लाख रुपीस, और 10,000 इंटू 2 रुपीज आ जाएगा 20,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। वेंडर में, वेंडर को 10 लाख 20,000 देने थे, इसलिए वेंडर में 10 लाख 20,000, उसमें कोई भी चेंज नहीं। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, इशूड एट डिस्काउंट। issued at discount। जब हम डिवेंचर्स डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो
vendor debited, discount on issue of debentures debited, 2 percentage debentures account. B dash dash debentures issued at the rate rupees this much per debenture at discount, comma redeemable at par. Redeemable at par. फिर से नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालेंगे. जब हम डिस्काउंट पे डिबेंचर्स इशू करेंगे तो डिबेंचर्स की अमाउंट फेस वेंडर पेमेंट से ज्यादा हो. जो फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर की अमाउंट है वो वेंडर की अमाउंट से ज्यादा हो, क्योंकि वो डिबेंचर्स हम कम प्राइस पे अपने वेंडर्स को दे रहे हैं. तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल्स टू अमाउंट ड्यू टू वेंडर डिवाइड बाय फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट. फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट. और डिबेंचर्स में आ जाएगा फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिबेंचर्स. डिस्काउंट में आ जाएगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट. नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट. इस तरीके से हम करें. इन तीनों केसेस में हमने एज्यूम किया था इशूड एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, बट रिडीमेबल एट पार. अगर रिडीमेबल एट प्रीमियम भी तो हो सकता है. तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने की जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है. नंबर ऑफ डिबेंचर्स हम उसी तरीके से निकालें, अमाउंट ड्यू टू वेंडर डिवाइड बाय फेस. लेकिन जो हम जर्नल एंट्री पास कर रहे होंगे वो चेंज हो जाएगी. क्यों? क्योंकि अगर हम प्रीमियम पे रिडम्पशन करेंगे तो हमारे को फ्यूचर में लॉस होगा और वो फ्यूचर लॉसेस हमें आज की डेट में रिकॉर्ड करना है. वो फ्यूचर लॉसेस हमारे को आज की डेट में रिकॉर्ड करना है. लिखते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स रिडीमेबल एट प्रीमियम. Issued at anything dash dash redeemable at premium. जब हम उसे रिडम्पशन करेंगे प्रीमियम पे तो एंट्री हो जाएगी वेंडर डेबिटेड, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिटेड, to percentage debentures account, to premium on redemption of debentures account. Issued at par, redeemable at premium, same entry रहेगी. Issued at discount, redeemable at premium, same entry. Issued at premium, redeemable at premium में एंट्री चेंज हो जाएगी. उस केस में क्योंकि हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी आना चाहिए. तो यहाँ पे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आ जाए. यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आ जाए. Let's solve few questions of issue of debentures. Take out question number 8 from assignment.
असाइनमेंट बुकलेट में से क्वेश्चन नंबर 8 निकालते हैं और देखते हैं। X Limited took over assets of rupees 2 lakh and liabilities of rupees 10,000 of Y Limited. X Limited. यहाँ पे ये जरूर बताना है कि हम किसकी बुक्स में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 in the middle of the paper, solution in the books of X Limited. Journal and then the format. We purchase assets of rupees 2 lakh. So sundry assets account debited. ₹2 lakh. And a liability of rupees 10,000 for an agreed purchase consideration of rupees 2,70,000. हमने 2 लाख के एसेट्स खरीदे थे, लायबिलिटीज थी 10,000 और वो जो बिजनेस हमने खरीदा है वो हमने 2,70,000 में खरीदा है। तो टू सन्ड्री लायबिलिटीज। Why we are writing sundries? Because हमारे को नहीं पता कि कौन कौन से assets थे और कौन कौन सी तरह की liabilities थी। तो sundries are basically used for miscellaneous, इसलिए हमने उसे use कर 10,000 to Y Limited 2,70,000। अब दोनों साइड को बैलेंस करेंगे तो इसका बैलेंस 280 है, यहाँ का टोटल 2 लाख है। तो डेबिट साइड का बैलेंसिंग फिगर आ रही है, दैट विल बी नोन एज गुडविल। तो गुडविल अकाउंट डेबिटेड 80,000। रेशियो लिखेंगे बीइंग बिजनेस ऑफ Y Limited परचेज। Then it says 2,70,000 to be satisfied by issue of 15% debentures of 100 each at 20% premium. उसने ये और ये नहीं मेंशन किया कि जो डिवेंचर्स हम इशू कर रहे हैं हम उन्हें रीपे कैसे करेंगे। जब वो मेंशन नहीं है that means that will be redeemable at par. अगर मेंशन नहीं है that means they are redeemable at par. तो एंट्री हो जाएगी Y Limited debited to 15% debentures account to securities premium reserve account. बी कितने डिवेंचर्स इशू किए थे हमने वो हम अभी कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ डिवेंचर्स इज इक्वल्स टू अमाउंट ड्यू टू वेंडर्स दैट इज 2,70,000 डिवाइड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर इज 100 एंड प्रीमियम इज 20%। 120 का डिवेंचर हो गया तो आई थिंक सो 2,250 डिवेंचर्स। तो बीइंग 2,250 debentures issued
at the rate rupees 100 per debenture at 20% premium, comma, redeemable at par. Y लिमिटेड में आ जाएगा 2,70,000, 15% डिवेंचर्स में आ जाएगा 2,250 इंटू 100. ये मैंने लिखा है, आप पेंसिल से लिखेंगे उसे, सो दैट आप 2-4 क्वेश्चंस के अंदर आपकी प्रैक्टिस हो जाए. 2250 इंटू 20, तो अमाउंट हो गई 2,25,000 एंड 45,000 आ गया प्रीमियम. 45,000 आ गया प्रीमियम. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का, 8 का बी पार्ट. Z लिमिटेड अलॉटेड 3,000 15% debentures of rupees 100 each at discount of 10% of US Limited. Now, किस लिए हमने इशू किए हैं? फॉर सप्लाइंग टेक्निकल नॉलेज. हाउ? फॉर सप्लाइंग टेक्निकल नॉलेज, कि हमारे जो टेक्निकल, जो उन्होंने हमारे को नॉलेज दी है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, उस प्रोडक्ट के बदले में हम उन्हें ये डिबेंचर्स दे रहे हैं. और यहाँ पे उसने नंबर ऑफ डिबेंचर्स तो बताया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि जो टेक्निकल नॉलेज हमने खरीदी है उसकी एक्चुअल प्राइस क्या है. हमारे को उसकी एक्चुअल प्राइस कैलकुलेट करनी है. उसने कहा 3,000 15% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 10% डिस्काउंट. मतलब जो हम डिबेंचर्स दे रहे हैं वो 90 रुपए का हो गया. 3,000 डिबेंचर्स है, तो 3,000 इंटू 90 रुपीज मेक्स इट 2,70,000. दैट इज द अमाउंट ऑफ टेक्निकल नॉलेज वैल्यू. हमने इतने रुपीज में ये टेक्निकल नॉलेज परचेज करी. तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट. In the books of Z Limited, तो हम लिखेंगे भी यही, टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल नो हाउ डेबिटेड. Technical knowledge, whichever we purchase, is an intangible asset. ये धीरे धीरे क्या होता है, राइट ऑफ होते जाता है. ये इंटेंजिबल एसेट होता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम पास आउट होता जाएगा, न्यू टेक्नोलॉजी आती जाएगी, तो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ पुरानी टेक्नोलॉजी की जो वैल्यू है वो घटती जाती है. इसलिए याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेक्निकल नॉलेज हाउ परचेज व्हिच टाइप ऑफ एसेट इज एन इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि वो धीरे धीरे राइट ऑफ हो. टेक्निकल नो हाउ डेबिटेड टू USA Limited being knowledge purchase, technical knowledge purchase. That is rupees 2,70,000. 2,70,000. यहाँ पे हमारे को नंबर ऑफ डिवेंचर्स ऑलरेडी बताए गए हैं, तो हमारे को उसे कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो बताए गए हमारे को. इसलिए तो USA लिमिटेड डेबिटेड USA लिमिटेड डेबिटेड discount on issue of debentures account debited to 15% debentures B 3,000
debentures at the rate rupees 100 each issued at 10% discount redeemable at par 2,70,000 आ जाएगा यूएसए लिमिटेड में, 30,000 आ जाएगा डिस्काउंट में और 3 लाख रुपीस आ जाएगा 15% डिवेंचर्स। मैंने बताया था जब डिस्काउंट पे डिवेंचर्स हम इशू करते हैं तो वेंडर्स को जो अमाउंट पे करनी होती है उससे ज्यादा की वैल्यू के डिवेंचर्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे अमाउंट तो 270 है लेकिन डिवेंचर्स की वैल्यू 3 लाख है क्योंकि हमने उसे डिस्काउंट पे इशू किया। अगर प्रीमियम पे करते हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने प्रीमियम पे किया था, वहां पे अमाउंट टू बी पेड टू वेंडर्स था 2,70,000 लेकिन नंबर ऑफ डिवेंचर्स की जो अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स जो थे वो कम थी, वो 2,25,000 रुपीस थी। क्यों? क्योंकि वहां पे हमने डिवेंचर्स प्रीमियम पे इशू किया था। तो प्रीमियम पे नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स जो भी है वो कम होगा और डिस्काउंट पे वो ज्यादा होगा। ये हमारा टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर्स का। लेकिन डिवेंचर्स तो हमारे लिए लायबिलिटी होती है, कोई भी लायबिलिटी होगी तो उस पे हमारे को उसका इंटरेस्ट जो है वो तो पे करना पड़ेगा क्योंकि लायबिलिटी है। शेयर्स हमारे बिजनेस की कैपिटल है तो हम शेयर्स के अगेंस्ट में डिविडेंड इशू करते हैं क्योंकि डिविडेंड वाज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। लेकिन डिवेंचर्स हमारे बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, हम उसके अगेंस्ट में जो देंगे वो इंटरेस्ट होगा, तो इंटरेस्ट हमारे लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चाहे हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे ना हो, हमें इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा अपने डिवेंचर होल्डर्स को। एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज अ नॉमिनल नेचर अकाउंट, जैसे डिवेंचर्स लायबिलिटी है तो वो पर्सनल अकाउंट हो गया, और उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स क्योंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है इसलिए वो नॉमिनल नेचर का हो गया। हेडिंग डालते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स में हमारे पास दो टॉपिक है, एक विद टीडीएस और विदाउट टीडीएस। टीडीएस मींस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कई चीजों की फुल फॉर्म याद रखना। कई बार क्या होता है जो प्रैक्टिकल में टीचर आएगा वो तुमसे पूछ लेगा टीडीएस क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जीएसटी क्या होती है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, क्योंकि कई समझदार बच्चे होते हैं, उसने एक क्वेश्चन पूछा था जीएसटी क्या होती है, उसने कहा गुड्स एंड सिंपल टैक्स, और राहुल गांधी से थोड़ा ज्यादा एफिलिएटेड तो उसको वो याद रहा। तो इसलिए प्लीज आप ये सब चीजों को याद रखना क्योंकि अब ये सब चीजें कॉमन हो गई है और ये सब प्रैक्टिकल जब वाइवा होगा उसमें भी पूछा जा सकता है और जब पेपर होगा उसमें भी पूछा जा सकता है, राइट। विदाउट जीएसटी without TDS, that is tax deducted at source। स्पेलिंग तो जरूर गलत होगी। और विद TDS हम कभी भी कोई भी चीज किसी को भी जब पे करने जाते हैं तो वहां पे दो चीजें होती है। पहले हम उसे ड्यू करते हैं, हम उसे ये कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितने रुपए पे करने। पहले ये तो पता करूं कि इंटरेस्ट देना कितना है, फिर देखूंगा पैसे हैं या नहीं है, और पैसे होंगे तो दूंगा, नहीं होंगे तो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा सबसे पहले ये कैलकुलेट किया जाता है कि हमारे को उस पर्टिकुलर चीज के लिए कितने पैसे देने। दैट इज for making debentures, for making interest amount due। For making interest due एंट्री हो जाएगी interest on debentures account debited to
डिबेंचर होल्डर बी interest amount made due. Being interest amount made due. For payment of interest, डिबेंचर होल्डर को हम पे कर रहे हैं तो डिबेंचर होल्डर डेबिटेड टू बैंक अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी पे कि वो किस तरह से पे करते हैं। हम उसे क्वार्टरली बेसिस पे पे कर सकते हैं, हम उसे हाफ ईयरली बेसिस पे कर सकते हैं, हम एनुअली पे कर सकते हैं। क्वार्टरली पे करेंगे तो हम साल में 4 बार पे करेंगे आफ्टर एवरी 3 मंथ्स, दैट इज 30th जून, 30th सितंबर, 31st दिसंबर और 31st मार्च। और अगर हम हाफ ईयरली पे करेंगे तो हम साल में 2 बार पे करेंगे, दैट इज 30th सितंबर एंड 31st मार्च। और एनुअली पे करेंगे तो 31st दिसंबर। अब बाय चांस मेरी कंपनी ने डिबेंचर इशू किया 1 जुलाई को और उसे इंटरेस्ट पे करना है हाफ ईयरली बेसिस, तो हाफ ईयरली तो पहली बार जब कंपनी इंटरेस्ट पे करने जाएगी तो वो 3 महीने का पे करेगी 1 जुलाई से 30th सितंबर तक। उसके बाद फिर वो रेगुलर रूटीन में हर 6-6 महीने बाद पे करेगी। इसी तरीके से याद रखना, एनुअली पे करेगी तो 9 महीने, क्वार्टरली पे करेगी तो एवरी। तो डेट्स फिक्स्ड है कि इसी डेट को क्वार्टरली पे होता है, इस डेट को एनुअली और इस डेट को हाफ ईयरली। तो वो अगर जो फर्स्ट टाइम वाला इंटरेस्ट होता है उसको एडजस्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ इशू, और बाकी जो है वो सेम रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जितनी बार हम इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे हम पहले ड्यू की एंट्री पास करेंगे और फिर जैसे मैं क्वार्टरली इंटरेस्ट पे कर रहा था और पूरे एनुअल इंटरेस्ट था 10,000 रुपए, पूरे साल का 10,000 है, मैं तो क्वार्टरली पे कर रहा हूँ तो मुझे 4 इंस्टॉलमेंट में बांटना है, तो एक क्वार्टर का इंटरेस्ट आ गया 2500। तो मैं 30th जून को पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर 2500 करूंगा, फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक करूंगा 2500, फिर मैं 30th सितंबर को फिर दोनों एंट्री रिपीट करूंगा, फिर मैं 31st दिसंबर को ये दोनों एंट्री रिपीट करूंगा, 31st दिसंबर को भी सेम अमाउंट, 31st मार्च को भी सेम अमाउंट से सेम एंट्री रिपीट करूंगा। लेकिन क्योंकि 31st मार्च आ गया, ईयर एंड हो गया, तो हमारा जितना भी इंटरेस्ट होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, उस इंटरेस्ट को हम ट्रांसफर कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L में। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिटेड, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिटेड, P&L मींस प्रॉफिट एंड लॉस, उसके आगे ब्रैकेट में लिखना फाइनेंस कॉस्ट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन debentures account. Statement of profit and loss, that is finance cost debited to interest on debentures account. B, interest on debentures transfer. Being interest on debenture transfer. ये हमारा जितना भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बना था वो सारे का सारा हमने ट्रांसफर कर दिया। हमारा जितना भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बना था वो हमने सारे का सारा ट्रांसफर कर दिया। तो याद रखना ये दोनों एंट्रीज हमेशा एक साथ चलती रहेगी। जब विद टीडीएस आता है, विद टीडीएस में क्या होता है, कंपनी हमारे लिए टैक्स नहीं पे कर रही, जो हमारा इंटरेस्ट बन रहा था कंपनी उसी में से टीडीएस काट के बैंक गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर देती है, और टीडीएस की रेट ऑफ जो है वो नियर अबाउट फिक्स्ड होती है 10%, 10.36%, वो फिक्स्ड है कि उतना ही काट के।
0.36 इसलिए आ गया 2% का एजुकेशन सेस लगता है और 1% ऊपर सुपर चार्ज लगता है, तो इसलिए 10 रुपीज का वो 10.36 वो टीडीएस होता है। जिसका इनकम टैक्स जो अपनी कंपनी जो पैन नंबर बताएगा उसको 10% हम बोलते हैं टीडीएस देना पड़ेगा, और जो पैन नंबर नहीं बताएगा उसको उसमें से 20% डिडक्ट हो जाता है और वो बाय डिफॉल्ट अमाउंट जमा होता है। आपने अगर पैन नंबर अपना मेंशन किया तो 10% डिडक्ट होगा, और अगर आपने पैन नंबर मेंशन नहीं किया, पैन नंबर मींस परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ इनकम टैक्स, अगर आपने वो नहीं बताया होगा तो 20% रेट लगेगा। याद रखना इस चीज को, ये सब कॉमन चीजें हैं जनरल नॉलेज की जो कि आपको पता होनी चाहिए। ड्यू करते हैं फिर से, फॉर इंटरेस्ट ड्यू एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जैसे 2500 रुपीज का क्वार्टरली इंटरेस्ट था तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स में आ जाएगा 2500, उसका 10% टीडीएस कट गया तो 250 रुपीज टीडीएस हो गया, डिबेंचर होल्डर में आ जाएगा 2250। वही नरेशन सेम, बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स मेड ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स मेड ड्यू। फिर उसकी पेमेंट कर देंगे फॉर पेमेंट। पेमेंट डिबेंचर होल्डर को करना है, डिबेंचर होल्डर डेबिटेड, टीडीएस भी पे करना है तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, being interest on debenture and TDS paid and TDS paid, being interest on debentures and TDS paid। ये हमारा पूरा जर्नल कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको पूरा करा दिया ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, जितना हमारे को इस साल के बोर्ड के एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप क्लासेस ज्वाइन करें और उन क्वेश्चंस को करें। ओके गाइस, बाय।